निशा और राधा दोनों ही अच्छे दोस्त थे। जहाँ निशा एक कारोबारी की बेटी थी, वहीं राधा के पिता अपने घर चलाने के लिए मजदूरी किया करते थे। राधा चल जल्दी से बता कौन सी ड्रेस अच्छी है। कोई ऐसी ड्रेस देख जो मुझे तो अच्छी लगे ही, लेकिन मुझे जो देखने आ रहे हो उन्हें भी अच्छा लगे। क्या बात कर रही है? तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं? अरे वाह वाह, अब तो मेरी दोस्त की भी शादी हो रही है, मैं तो खूब नाचूंगी। हाँ हाँ जरूर। चल अब बता ये ड्रेस कैसी है, मुझ पर अच्छी तो लगेगी ना? हाँ हाँ, ये तो अच्छा है, इसका कलर भी बहुत प्यारा है, यही ले ले। चल अब तू भी अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस ले ले। देख ये कैसी है, ये तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। अरे नहीं नहीं निशा, मैं इतने महंगे कपड़े नहीं ले सकती हूँ। तूने इतने प्यार से पूछा, मुझे अच्छा लगा, लेकिन मैं इतना महंगा लहंगे का कपड़ा नहीं ले सकती। ये एक दोस्त दूसरी दोस्त को दे रही है, तो इसमें कीमत नहीं देखी जाती। मुझे सच में नहीं चाहिए और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा, तू समझ रही है ना? निशा राधा के मना करने के बाद भी राधा को महंगे कपड़े खरीद कर दे देती है। अब दोनों घर आ जाते हैं तो निशा अपनी माँ को अपना और राधा का ड्रेस दिखाती है। ये तेरा है और ये राधा का है। तेरा तो समझ में आता है, लेकिन राधा के पास इतने पैसे कहाँ से आए? इसका बाप तो कमाकर 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिला पाता। एक समय का खाना नसीब हो जाए वही बहुत बड़ी बात है इनके लिए। माई आप राधा से कैसी बातें कर रही हैं? राधा मेरी दोस्त है, ये आप भूलिए मत, और मैंने उसे अपने पैसों से खरीद कर दिया है। तो वो क्या तेरे खुद के कमाए हुए पैसे हैं? अपने बाप से तो अपने खर्चों के लिए तू पैसे लेती है और उसमें से भी दूसरों पर उड़ा देती है। माँ अभी आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं। ये लीजिए कपड़े, आप ही रखिए। इतना बोलकर निशा अपने दोस्त राधा का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। उमा को शुरू से ही निशा की गरीब दोस्त राधा पसंद नहीं थी, लेकिन दोस्ती तो बस प्यार केयर मांगती है और निशा को वो अपनी दोस्त राधा से मिल रही थी और दोस्ती हैसियत देखकर थोड़ी होती है। राधा बिटिया, एक गिलास पानी पिला दे, आज मैं बहुत थक गया हूँ। और खाने में क्या बना रही हो? पिताजी, खाने में सब्जी चावल बना रही हूँ, बस होने ही वाला है। शंकर भी पानी पीने के बाद अपनी बेटी राधा को काम करता हुआ देखकर कहता है, भले ही तेरी माँ तुझे बचपन में छोड़ के चली गई हो, लेकिन तूने खुद का, अपने बाप का और इस घर का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है बेटा। आज अचानक क्या हो गया आपको? सब ठीक तो है ना पिताजी? हाँ हाँ बेटा, मैं एकदम ठीक हूँ। बस सोच रहा हूँ अब मेरी प्यारी बिटिया कितनी बड़ी हो गई है, अब तो इसका हाथ पीला कर देना चाहिए मुझे। और उसके लिए मैंने एक लड़का भी देखा है, मेरे दोस्त का बेटा है वो। पिताजी मेरी शादी? लेकिन मुझे नहीं करनी शादी। क्या शादी करना जरूरी है? हाँ बेटा, शादी करना बहुत जरूरी है। मेरी उम्र का क्या भरोसा, आज हूँ कल नहीं। लेकिन बेटा लड़का बहुत अच्छा है, और हाँ वो तो ऑटो भी चलाता है, अच्छा खासा पैसा कमाता है बेटा। तू कहे तो एक बार उससे बात करूँ, मिला देता हूँ तुझे। उसके बाद तू आराम से सोच कर मुझे बता दियो। नहीं नहीं पिताजी, आपने कह दिया तो लड़का अच्छा ही होगा। मेरे पिताजी ने जो भी लड़का मेरे लिए चुना होगा ना, वो गलत थोड़ी ना होगा। शंकर अपनी बेटी के लिए लड़का तो देख चुका था। दूसरी तरफ राधा की दोस्त निशा की शादी भी पक्की हो चुकी थी और निशा के पिता ने अपनी बेटी के लिए एक बड़े कारोबारी का लड़का ढूंढा था। अब जब राधा और निशा दोनों मिलते हैं तो दोनों ही अपने रिश्ते के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। राधा मेरी तो शादी तय हो गई है, लड़के का विदेश में बड़ा कारोबार है, बड़े बड़े शहरों में घूमता रहता है। अरे वाह, फिर तो मेरी दोस्त भी विदेश घूमेगी और मैं भी छोटे छोटे शहर घूम लूंगी, क्योंकि तेरे होने वाले जीजा ऑटो चलाते हैं। तो ये बता तेरी शादी की तैयारियां कैसी चल रही है? तूने कपड़े खरीद लिए? और तेरी हल्दी मेहंदी संगीत इन सब की तैयारी कैसी चल रही है, बताना यार। यार ये सब तो तेरे में होता होगा, हमें तो एक जोड़े में शादी करके विदा कर देते हैं, बहुत ही सादगी तरीके से। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरी शादी मंदिर में है। पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है ना कि वो बहुत ज्यादा लोगों को बुला सके, लेकिन मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि पिताजी ने मेरे लिए आज तक जितना किया है ना, वो मेरे लिए बहुत काफी है। तू एक साड़ी में ही विदा होने के लिए तैयार हो रही है और खुश भी है। यहाँ मेरा 1 लाख का लहंगा है जो कि मुझे पसंद ही नहीं आ रहा। शादी का बैंकेट हॉल भी पसंद नहीं आ रहा जो 20 लाख में बुक हुआ है। खाने का मेन्यू भी पसंद नहीं आ रहा जिसमें एक से बढ़कर एक आइटम है। अब तू ही बता मुझे क्या ही पसंद आएगा। तेरे पापा उतना कर सकते हैं इसलिए तू जिद कर रही है, वरना तू भी अगर मेरी तरह होती ना तो शायद किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करती।
ऐसे ही कुछ दिनों बाद ही जहाँ एक तरफ निशा को बड़ी ही धूमधाम से शादी करने का मौका मिलता है, बड़े से बैंक्वेट में अच्छे खान पान के साथ उसकी शादी हो रही थी, वहीं राधा की बेहद ही सादगी वाले तरीके से मंदिर में कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच में शादी हो जाती है। शादी के बाद निशा अपने पति के साथ खूब पार्टी कर रही थी, वहीं राधा अपने ससुराल के तौर तरीके को समझते हुए अपने ससुराल वालों से घुलने मिलने में लगी थी। एक रोज देर शाम निशा अपनी दोस्त राधा को कॉल करती है और अपनी शादी की पार्टी में बुलाती है। सुनिए, मुझे आपसे बात करनी थी। वो दरअसल मेरी दोस्त है ना निशा, उसने हमें शाम को अपनी शादी की पार्टी में बुलाया है, तो क्या हम चल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें ले चलूंगा तुम्हारे दोस्त की शादी की पार्टी में। लेकिन वो लोग तो अमीर लोग हैं, कहीं हमें देख के उनके ससुराल वाले बुरा ना मान जाएं। नहीं नहीं, निशा बहुत अच्छी है और हमारी दोस्ती भी काफी अच्छी है। राधा अपने पति अमन को उसकी दोस्त की शादी के बाद की पार्टी में जाने के लिए मना लेती है और देर शाम दोनों पति पत्नी निशा की पार्टी में पहुंचते हैं। तुझे पता है मैंने तुझे कितना मिस किया। और ये मेरे जीजू है क्या? हेलो जीजू, मैं राधा की बचपन की दोस्त हूँ। नमस्ते जी। राधा आपके बारे में मुझे बहुत कुछ बताती है और सारा दिन सिर्फ आपकी तारीफों के पुल बांधती रहती है। अरे क्या बात है राधा, तू मुझे इतना याद करती है। चला, मैं तुझे भी अपने पति देव से मिलवा दूं। अर्जुन, ये मेरी दोस्त राधा है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये उनके पति, इनकी भी शादी कुछ समय पहले ही हुई है। अच्छा अच्छा, हाँ याद आया। ये तो वही गरीब भिखारी है ना? अरे जिन्होंने मंदिर में शादी की थी, इसी को तो तुम पुराने कपड़े दिया करती थी अपने। अरे तुम्हें अकल नाम की चीज है या नहीं है? हमारी इतनी बड़ी शानदार पार्टी में भिखारियों को बुलाने के लिए किसने कहा था तुम्हें? हाँ अर्जुन, ये मेरी दोस्त है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? राधा मेरी जिगरी यार है। जी माफ कीजिएगा, हम यहाँ पे आकर माहौल खराब नहीं करना चाहते थे। इतना बोलकर अमन अपनी पत्नी राधा को उस पार्टी से अपने घर ऑटो में ले आता है। अब घर आने के बाद राधा अपने पति से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे नहीं पता था कि निशा का पति ऐसा होगा। उसमें तो साफ पैसों का घमंड झलक रहा था और ये सही नहीं है। कोई बात नहीं, अब सब हम जैसे तो नहीं हो सकते, सबका नेचर अलग अलग होता है। राधा तुम इतना क्यों सोच रही हो? चलो अब मुझे कुछ खाने को दे दो, भूख लगी है। जी मैं अभी आपके लिए खाने को कुछ लेकर आती हूँ, मुझे भी भूख लगी है, हम साथ में बैठकर खाएंगे। हाँ हाँ, अब जल्दी जाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। इधर निशा को अपने पति का ये व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो कुछ कर भी नहीं पाती। लेकिन राधा को इस बात का बुरा नहीं लगता कि निशा के पति ने उन्हें जलील किया, बल्कि बुरा तो उसे इस बात का लगता है कि निशा के पति ने उसके पति को नीचा दिखाया कि वो एक ऑटो ड्राइवर है और उनकी हैसियत ही क्या है। रामू एक छोटे से गांव में अपनी बीवी मालती और अपने लड़के अनुज के साथ रहता था। रामू अपने घर को चलाने के लिए एक लाला के यहाँ मजदूरी किया करता था और जैसे तैसे करके अपना घर चलाता था। लेकिन रामू इस बात को अच्छे से समझता था कि बच्चों के जीवन में पढ़ाई का क्या महत्व है, इसलिए वो अपने लड़के को गांव के काफी दूर एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया करता था। एक दिन अनुज स्कूल से घर वापस आता है और रामू मालती से बोलता है, माँ, पिताजी, मुझे स्कूल नहीं जाना। एक तो गांव के बाहर है स्कूल, ऊपर से वहाँ सभी के पास किताबें होती हैं, बस मेरे पास ही नहीं होती। आज तो मास्टर जी ने मुझे क्लास से बाहर भी निकाल दिया था। बेटे ऐसे नहीं बोलते कि स्कूल नहीं जाना। अरे आगे चलकर बड़ा आदमी कैसे बनेगा? पढ़ाई तो सभी बच्चों को करनी चाहिए ना। हाँ, तुम्हारे पिताजी सही बोल रहे हैं और छोटी छोटी बातों पर ऐसे दिल दुखाना नहीं चाहिए। हाँ, आपको क्या पता मैं कैसे जाता हूँ, वहाँ सभी बच्चे अपनी किताबों में से पढ़ाई करते हैं, लेकिन बस मेरे पास ही नहीं होती किताबें। मैं दूसरे बच्चों में से देख देख कर पढ़ाई करता हूँ। अरे मुझे किताब तो दिला दो, बिना किताब के मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? बेटा मैंने लाला जी से बोल दिया है, मुझे जैसे ही पैसे मिलते हैं मैं तुम्हारी किताबें ले आऊंगा, लेकिन तुम स्कूल जाने के लिए कभी मना नहीं करोगे। ठीक है पिताजी। बेटा तू खूब मन लगाकर पढ़ाई कर और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर। तुमको नहीं पता तुम्हारे पिताजी कितनी मेहनत करते हैं तुम्हें पढ़ाने के लिए। अरे माँ, लेकिन ये बताओ मन लगाकर कैसे पढ़ाई करूँगा? मेरे पास किताब ही नहीं है। बेटा जिसे लगन होती है ना वो कोशिश करता है, ऐसे बहाने नहीं बनाता। और मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कोशिश करूँगा कि तेरी किताबें जल्द से जल्द ला सकूँ। ठीक है पिताजी। हाँ, क्योंकि हमारे समय पर हमें वो सुविधाएं नहीं मिल पाई थी, लेकिन हमसे जितना हो सकता है हम तुम्हारे लिए उतना करेंगे, क्योंकि पढ़ाई करने से व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब होने की पहली सीढ़ी को चढ़ता है।
हाँ माँ, आप सही बोल रहे हैं। अगर अभी से मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा, तभी तो आगे कुछ बन पाऊंगा। रामू और मालती दोनों अनुज को समझाते हैं और अनुज को भी दोनों की बात समझ आती है और अनुज भी पढ़ाई को हल्के में ना लेकर बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है और आगे कुछ बनने के लिए तैयारी करता है। लेकिन उसे गरीबी की बहुत मार पड़ती है। पढ़ाई के लिए कुछ भी चाहिए होता है तो अनुज और उसके परिवार की गरीबी की वजह से वो ले नहीं पाता है। कुछ दिनों बाद रामू अनुज से बोलता है, बेटा, मेरे मालिक के बेटे को पढ़ाने के लिए बाहर से मास्टर जी आते हैं, तो तू भी वहीं पढ़ लियो, क्योंकि हमारी इतनी हैसियत तो नहीं है कि तुझे ट्यूशन भेज सके। कोई बात नहीं पिताजी, मैं वहीं जाकर पढ़ लूंगा। लेकिन अगर वो मुझे वहाँ बैठने नहीं देंगे तब? अब वहाँ जाएगा तो थोड़ा बहुत वो जो काम बोले वो कर लियो, क्योंकि वो बड़े लोग हैं और हम गरीब लोग तो उन लोगों की मजदूरी करके ही अपना घर चलाते हैं। ठीक है पिताजी, मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, जब जाना हो तो बता देना। रामू अनुज को लेकर लाला के यहाँ चला जाता है और वहाँ उसके बेटे को पढ़ाने के लिए जब मास्टर जी आते हैं तो वहीं पर अनुज भी बैठ जाता है। तो लाला का लड़का अखिल बोलता है, ए, तू यहाँ क्या कर रहा है? जा अपने पापा के पास जाके काम कर। मास्टर जी मुझे पढ़ाने आए हैं, तुझे तो पता भी नहीं होगा पढ़ाई क्या होती है। साहब, मैं यही शांति से बैठा रहूंगा, आप पढ़ाई करो, मैं भी थोड़ा बहुत सुन लूंगा। और वैसे भी पिताजी अभी काम से बाहर गए हैं तो मैं यहीं बैठ जाता हूँ ना। नहीं, तू नहीं बैठ सकता यहाँ पर। तू क्या करेगा यहाँ पे बैठकर? चल जा यहाँ से, पढ़ने दे मुझे। मैं कोई आवाज नहीं करूंगा, आप मना मत करो, मैं बस यहीं दूर से ही सब सुन लूंगा। चल ठीक है, इतना बोल रहा है तो तू बैठ जा। कोई काम होगा तो मैं क्यों बाहर जाऊँ तुझे बुलाने, यहीं से बोल दूंगा। ठीक है, आपको कोई भी काम हो तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे यहाँ से जाने को मत बोलना। अनुज अब अखिल के पास बैठकर ही पढ़ाई करने लगा था। धीरे धीरे ऐसे पढ़ाई करके लोगों से किताब मांगकर अनुज का स्कूल तो पूरा हो गया, लेकिन अब आगे की पढ़ाई के लिए तो पैसे चाहिए ही थे। तो अनुज अपनी माँ से बोलता है, माँ, मुझे आगे की पढ़ाई के लिए तो किताबें कॉपी चाहिए होंगी ना, और पढ़ाई करने के लिए ट्यूशन भी लगवानी पड़ेगी। बेटा, समय तो गुजर रहा है, लेकिन हमारे हालात वही के वही हैं। माँ, क्यों ना हम एक स्मार्टफोन ले ले, मैं अपनी सारी क्लास उसी में से ले लिया करूँगा, ट्यूशन के पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन फोन के लिए भी तो पैसे होने चाहिए ना, और इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास। माँ, मुझे अब आगे और पढ़ना है, मैं ऐसे नहीं रह सकता हूँ। आगे कुछ बनने के लिए मुझे मेहनत तो अभी से करनी होगी। दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में अनुज के पड़ोस वाले आते हैं और अनुज को अपने बच्चे पढ़ाने के लिए बोलते हैं। अब अनुज भी जैसे तैसे करके अपना खर्चा निकाल ही लिया करता था। थोड़े बहुत पैसे जमा करके अनुज ने एक स्मार्टफोन ले लिया और उससे ही सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगा। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। अनुज बहुत मेहनत करता था और कुछ दिनों बाद वो सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भी भरता है और परीक्षा में पास भी हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती और वो निराश होकर घर जाता है। और उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर रामू और मालती बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारी परीक्षा का परिणाम क्या आया? माँ, परीक्षा का परिणाम तो अच्छा आया है, लेकिन मेरा नाम सरकारी नौकरी में नहीं आया। लेकिन क्यों? जब परिणाम अच्छा आया है तो नौकरी क्यों नहीं मिली? पहले तो जिन बच्चों के पास कोटा था उन लोगों को मिल गई, और फिर थोड़ी बहुत जगह बची थी उसमें लोग पैसे देकर घुस गए, इसलिए मेरा नाम ही नहीं आया। लेकिन वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब तुम परीक्षा में सफल हो गए थे तो नाम तो तुम्हारा ही आना चाहिए था ना। कोई बात नहीं बेटा, तुम निराश मत हो। भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो 4 रास्ते और खोल देंगे। ऐसे ही होता है, इतनी मेहनत की मैंने, लेकिन कोई फायदा नहीं। जब सरकारी नौकरी देने की बारी आई तो वो किसी और को ही मिल गई। बेटा, कोई बात नहीं, तुझे नहीं मिली तो वो तेरे लिए थी ही नहीं। तू और कोशिश कर, कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। नहीं माँ, मेरा जब नाम आ गया था तो मुझे ही मिलनी चाहिए थी ना। तू इससे भी बड़ी सरकारी नौकरी की तैयारी कर, क्या पता तेरी मेहनत वहाँ सफल हो जाए। हाँ, आप सही बोल रहे हो, इतनी मेहनत करके मैं हार नहीं मान सकता हूँ, मुझे और कोशिश करनी ही होगी। अनुज को दोनों वापस समझाते हैं और अनुज फिर दोबारा कोशिश करने लगता है। अब वो और भी ज्यादा कड़ी मेहनत करता है। अनुज पूरे साल तक परीक्षा के लिए तैयारी करता है और परीक्षा के लिए वो छोटे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने लगता है और अपना खर्चा भी खुद ही निकालता है। काफी समय तक वो लगातार मेहनत ही करता रहता है।
कुछ समय बाद वो वापस परीक्षा के लिए कोशिश करता है और इस बार परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करके वो सरकारी अफसर बन जाता है। और बनने के बाद वो अपने माँ बाप के पास जाता है और उन्हें बताता है, माँ, पिताजी, मुझसे ज्यादा आप लोगों की मेहनत सफल हो गई। मेरी सरकारी नौकरी लग गई, पर वो भी पूरे गांव में किसी की नहीं लगी। मैं कलेक्टर बन गया हूँ। क्या तूने हमें वो खुशी दी है जिसका हम इतने समय से इंतजार कर रहे थे? आखिर तूने आज वो खुशी दे ही दी। लेकिन माँ, आप रो क्यों रही हो? अब तो हमारी गरीबी के दिन खत्म। आप लोगों ने आज तक जितनी मेहनत की है, अब मैं आप लोगों को उससे भी ज्यादा आराम की जिंदगी दूंगा। बेटा, वो खुशी के आंसू हैं। हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। मैं इसीलिए ही पढ़ाई को इतना महत्व देता था और आज तुमने अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। मुझे गर्व है बेटा तुम पर। ये आज जो भी हुआ है आप लोगों की वजह से ही हुआ है। आपकी वजह से ही मेरी सरकारी नौकरी लगी है। लेकिन मेहनत तो तूने ही की है ना। लेकिन उस मेहनत को बढ़ावा भी तो आप लोगों ने ही दिया था। हाँ, गरीब के घर में भी तूने इतनी मेहनत से सरकारी नौकरी लेकर हम लोगों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। अनुज की सरकारी नौकरी लग जाती है और उसके बाद रामू और मालती की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। आखिरकार गरीब के घर में भी अनुज ने अपने दिन रात को एक करके सरकारी नौकरी हासिल कर ही ली थी और उसके बाद सभी खुशी खुशी रहते हैं। रोशनी की उम्र 20 साल की थी, लेकिन ना जाने उसका दिल अभी भी बच्चा क्यों था। क्योंकि रोशनी को एक बुरी आदत थी कि वो पास के पार्क में बच्चों के साथ झूला झूला करती थी, वो भी बच्चों को धमकाकर। एक रोज पड़ोसन कांता रोशनी के घर आती है और रोशनी की माँ कमला से कहती है, कमला, कहाँ है तेरी बेटी रोशनी? क्या हुआ कांता, सुबह सुबह क्यों गला फाड़ रही है? वो तू अपनी बेटी से पूछ, मैं क्यों इतना गला फाड़ रही हूँ। वो तो है ही नहीं घर पर। अच्छा, तो अब भाग गई कहीं? रोज पार्क में जाकर मेरे बेटे को झूले से धकेल देती है और खुद झूला झूलने लगती है। क्या कह रही है कांता? मेरी रोशनी ऐसी नहीं है। ठीक है, वो आए तो तू ही पूछ लिया उससे। गधी जैसी हो गई और बच्चों की तरह मारती रहती है। आने दे कांता आज इसे घर। आज इसकी खैर नहीं है अगर इसने ऐसा किया होगा तो। कांता कमला को ये कहकर चली जाती है और कुछ समय बाद नाचती गाती हुई रोशनी घर आती है और रोशनी के आते ही कमला रोशनी से कहती है, रोशनी कहाँ गई थी? माँ, मैं तो पार्क से आ रही हूँ झूला झूल कर। तू वहाँ जाकर बच्चों को मारती है? माँ, कभी कभी, क्योंकि वो झूला ही नहीं छोड़ते। कमला ये सुनकर चप्पल लेकर रोशनी को चप्पल फेंक कर मारती है और कहती है, तभी आज कांता सुबह सुबह सुना कर गई है और ये बच्चों पर हाथ कैसे उठ जाता है तेरा? अब तो मैं और मारूंगी उन बच्चों को। जो आपको करना है करो, कांता आंटी को करना है वो करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। कितनी जुबान चल रही है तेरी, एक और चप्पल खाएगी लगता है। अगली सुबह फिर से रोशनी पार्क में झूला झूलने जाती है, लेकिन बारिश में पार्क में बच्चे झूला झूल रहे होते हैं और रोशनी भी पार्क में पहुंचकर बच्चों को डांट कर झूले से हटा देती है और खुद झूला झूलने लगती है। तभी गोलू नाम का एक लड़का जो कि 17 साल का था, वो रोशनी से कहता है, दीदी, आपकी दादागिरी ना बहुत ज्यादा चल रही है। हम अपने पे आ गए ना तो रो दोगी आप। ओए मोटू, चुप कर और निकल इधर से। मुझे मोटू बोला? दीदी, आपने मुझे मोटू बोलकर ना सही नहीं किया है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ, बदला लेना भूलता नहीं है गोलू, याद रखना। गोलू मोहल्ले का सबसे बदमाश लड़का था। उसकी शरारत से तो उसका पूरा परिवार भी परेशान था, लेकिन अब रोशनी ने उसे मोटू बोल ही दिया था, तो गोलू रोशनी को सबक सिखाने के लिए एक रोज डब्बे में मेंढक भर कर लाता है और रोशनी को उसे देते हुए कहता है, रोशनी दीदी, हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, इसे आप अपने घर ले जाकर खोलना। हम सब बच्चे आपके लिए लाए हैं। क्यों रे मोटू, कल ही तूने बोला था ना कि गोलू बदला नहीं भूलता। ज्यादा शाना मत बन, क्यों आया है मेरे लिए गिफ्ट लेकर? दीदी, वो तो मैंने गुस्से में बोल दिया। ये सुनकर रोशनी भी मोटू से गिफ्ट लेकर घर आ जाती है, लेकिन जैसे ही खाने की टेबल पर रोशनी गिफ्ट खोलती है, वैसे ही मेंढक इधर उधर भागने लगते हैं, जिसे देखकर कमला चिल्लाने लगती है। और इतना ही नहीं, कमला रोशनी को चप्पल से खूब मारती है। अब अगले दिन रोशनी बारिश में ही पार्क जाती है और कुछ देर बाद ही गोलू आता है और वो रोशनी को झूला झूलते हुए देखकर उससे कहता है, और दीदी, आपको मेरा गिफ्ट पसंद आया ना? मोटे इधर आ,
सच में मुझे तेरा गिफ्ट बहुत पसंद आया। है? दीदी को गिफ्ट पसंद आया? ये कैसे हो सकता है? कहीं दीदी मैंडो को फ्राई करके तो नहीं खा गई? मोटू क्या सोच रहा है? सच में तेरा गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया है। ये कहकर रोशनी गोलू को गले लगा लेती है और इतनी कसकर गले लगाती है कि उसकी सांस फूलने लगती है। तभी गोलू रोशनी से कहता है, दीदी आपने तो मेरी जान ही ले लेनी है, ऐसे भला कोई गले लगाता है? तू है ही इतना क्यूट, क्या कर सकती हूँ। चल अब धक्का लगा, मैं झूला झूलती हूँ, फिर तू झूल लियो। ठीक है दीदी। ये बोलकर जैसे ही गोलू रोशनी को झूला झुलाने के लिए धक्का देता है, तैसे ही रोशनी का झूला टूट जाता है और वो गिर जाती है और साथ ही कीचड़ में पूरी तरह सन जाती है। ये देखकर सभी हंसने लगते हैं और रोशनी बिना कुछ बोले ही घर जा रही होती है। तभी रोशनी के पीछे कई कुत्ते पड़ जाते हैं और फिर क्या था, रोशनी को चोर समझकर एक कुत्ता रोशनी को काट भी लेता है। तभी रोती हुई रोशनी अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ को आवाज लगाकर बाहर से ही कहती है, माँ, ओ माँ, कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ। रोशनी की आवाज सुनकर कमला घर से बाहर तो आती है, लेकिन कीचड़ में लिपटी रोशनी को भिखारी समझकर कमला रोशनी से कहती है, मैंने तो सोचा था कि मेरी बेटी रोशनी आई है, लेकिन सुबह सुबह भीख मांगने वाले कहाँ से आ गए? अरे माँ, मैं ही हूँ रोशनी। तू कितनी ढीठ है, अब मुझे अपनी माँ कह रही है और खुद को रोशनी। अरे माँ, मैं हूँ रोशनी, मैं कीचड़ में गिर गई हूँ। अरे मैं कैसे मान लूँ कि तू मेरी ही रोशनी है? मुंह पर तो पानी मारो माँ, आपको अपनी बेटी का थोपड़ा दिख जाएगा। रोशनी के मुंह पर पानी मारने के बाद कमला रोशनी को कुछ कहने से पहले ही उसे मारते हुए कहती है, कहाँ से आई है? तुझे तो आज मैं घर में नहीं घुसने दूंगी। माँ, अभी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, कुत्ते ने भी काट लिया है चोर समझकर। गिरकर आई वो कम था जो कुत्ते से भी कटवा लिया तूने। रोशनी इस इंसिडेंट के बाद भी सुधरती नहीं है। इस बात को कई दिन बीत जाते हैं। एक रोज तेज बारिश में रोशनी फिर बिना बताए ही घर से बाहर चली जाती है और इस बार तो गोलू पहले से ही झूले पर कब्जा जमाए बैठा था और रोशनी भी गोलू को देखकर कहती है, मोटू, तुझे बारिश में चैन नहीं है? चल हट, अब मुझे बारिश में झूला झूलने का आनंद लेने दे। दीदी आप फिर से गिर ना जाओ झूले से। चुप कर और चल झूले से हट और जा जाकर घर पर आराम कर। दीदी मैं नहीं हटूंगा। तेरे आजकल बहुत चुल है ना, रुक तू बहुत पिटेगा। दीदी मैं आपको धक्का दूं क्या? चल, समझदार तो तू है। भारी बारिश में रोशनी झूला झूलने लगती है, लेकिन इस बार गोलू एक नकली छिपकली रोशनी के कंधे पर रखकर रोशनी को धक्का देता है और रोशनी को धक्का देकर कहता है, दीदी भागो, आपके कंधे पर छिपकली है। रोशनी जैसे ही ये सुनती है वैसे ही झूले से वो कूद जाती है और सामने ही मोटू भी खड़ा होता है, जिसके ऊपर ही रोशनी कूद जाती है और इस बार दोनों ही कीचड़ में सन चुके होते हैं, जिसे देखकर पार्क में मौजूद सभी लोग हंसने लगते हैं। लेकिन इस बार तो दोनों के पीछे ही कुत्ते भी पड़ जाते हैं और दोनों भागने लगते हैं। गोलू भागते हुए ही रोशनी से कहता है, दीदी आपके चक्कर में मैं भी फंस गया। चुप कर मोटे, तेरी वजह से आज दूसरी बार मुझे कुत्ते काटने को दौड़े हैं। दीदी मुझे बचा लो वरना ये कुत्ते मुझे काट लेंगे। अभी तो बस भाग बेटा, वरना ये कुत्ते हमें नहीं छोड़ेंगे। दीदी ये आप सही नहीं कर रही हो। और भागते हुए दोनों घर पहुंच जाते हैं, जहां कमला पोछा लगा रही थी। तभी कमला कीचड़ में सने दो अनजान लोगों को घर में घुसता देखकर झाड़ू उठाकर उन्हें मारने लगती है। तभी गोलू कमला से कहता है, आंटी जी आपकी बेटी की वजह से मैं आपके घर में घुस आया हूँ। रोशनी दीदी रोको ना आप अपनी मम्मी को। माँ, आप तो बिना सोचे समझे चप्पल झाड़ू बरसाने लगती हो, देखा भी तो करो कौन है। हाय दैया, रोशनी तू आज भी बारिश में झूला झूलने गई थी? क्या भूत सवार है तुझे झूला झूलने का? और ये कौन है? माँ मुझे माफ कर दो, अब से नहीं जाऊंगी मैं कहीं भी। आपने तो बिना बात इतना मारा है कि अब झूला झूलने लायक भी नहीं रही मैं। आंटी आपने तो मार मार कर हमारी चटनी बना दी। चुप कर मोटे, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। हाँ क्यों नहीं, झूला झूलो आप, और हुआ सब मेरी वजह से। चुप करो दोनों, नहाकर कपड़े बदलो। माँ आपने ठीक नहीं किया, बिना सोचे समझे मारने लगती हो। इस घटना के बाद तो रोशनी की हिम्मत भी नहीं होती कि बारिश में या फिर बिन बारिश वो झूला झूले। मोहिनी बहुत ही चंचल थी।
वो अपना काम निकलवाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अब एक रोज मोहिनी अपने पास के मोहल्ले की एक दुकान पर जाती है और उसे अपने बॉयफ्रेंड के लिए चॉकलेट लेना था और मोहिनी के पास सिर्फ 100 रुपए थे, जिस वजह से वो दुकान वाले से कहती है, मुझे 100 रुपए वाली चॉकलेट चाहिए और कोई अच्छी सी चॉकलेट देना। जी 100 वाली चॉकलेट तो नहीं है, लेकिन 150 वाली तो मिल जाएगी। लात जूते चप्पल खाकर तो मैंने माँ से ये 100 रुपए लिए थे, अब 50 रुपए और मांगने गई तो ये पैसे भी ले लेंगी। कुछ तो करना ही होगा। इतना सोचने के बाद मोहिनी बहुत ही प्यार से दुकान वाली से कहती है, सुनो ना जान, मेरे पास तो 100 ही रुपए हैं और मुझे चॉकलेट खाने का बहुत मन है, तो प्लीज ना मुझे वो 100 वाली चॉकलेट दे दो। मोहिनी तूने मुझे क्या कहा जान? हाय हाय जान, एक बार और बोलना। प्लीज ना जान, मुझे 150 वाली चॉकलेट दे दीजिए ना। अरे ये प्लीज प्लीज मुझे मत बोल, मैं तुझे एक क्या 2 चॉकलेट देता हूँ और ये पैसे भी ले जा। मोहिनी चॉकलेट लेने के बाद जाते जाते दुकान वाली से कहती है, थैंक यू भैया, आप कितने अच्छे हैं। एक की जगह 2 चॉकलेट दी आपने, वो भी फ्री में। अरे मोहिनी, चॉकलेट मिलने के बाद में तेरा भैया हो गया और उससे पहले तेरा सैया था। मैं तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब मोहिनी उन चॉकलेट के साथ सीधे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने पार्क में पहुंचती है और पार्क में पहुंचने के बाद अपने बॉयफ्रेंड मोहित से ही कहती है, ये ले पकड़, एक चॉकलेट तेरी और एक चॉकलेट मेरी। बड़ी मुश्किल से दुकान वाले से लेकर आई हूँ। माँ तो मुझे पैसे देती नहीं और तेरे लिए मुझे चॉकलेट खरीदनी पड़ती है। अरे क्या जरूरत थी मेरी जान तुम्हें ये चॉकलेट खरीदने की? अरे मैं तो ऐसे ही तुम पर फिदा हूँ। अब देर शाम जब मोहिनी घर लौट कर आती है तो मोहिनी की माँ मोहिनी से कहती है, पास की दुकान से जो तूने 300 रुपए की चॉकलेट खाई है, तो एक दिन जाकर उनके घर का सारा काम कर रही हो। लेकिन मैंने तो किसी से कोई चॉकलेट ली ही नहीं, तो आप किस दुकान वाले की बात कर रही हो? उसी दुकान वाले की बात कर रही हूँ जिससे तू पहले जान फिर भाईजान बनाकर उससे 300 का चॉकलेट ठग लाई है। अगर बच गई हो तो मुझे भी खिला दे। वाह माँ वाह, कोई भी कल को उठकर आएगा और आपसे कहेगा कि आपकी बेटी ने मुझे जान कहा, उसके बाद भाईजान कहा, तो आप मान लेंगी क्या? हाँ बिल्कुल मान लूंगी, क्योंकि तू है ही ऐसी। और ये बात तो पूरा मोहल्ला जानता है कि तू अपना काम निकलवाने के लिए किसी को जान बना सकती है और काम निकल जाने के बाद उसे भाईजान भी बना सकती है। माँ, मैंने किसी से कोई चॉकलेट नहीं ली और ये मुझ पर आप इल्जाम तो मत ही लगाइए कि मैंने किसी को जान बोलकर या भाईजान बोलकर कोई भी चॉकलेट ली है। अब कुछ देर बाद सरला अपनी बेटी मोहिनी से कहती है, मोहिनी, तेरा काम हो गया हो तो जाकर चक्की पर आटा रखा, सुबह के लिए आटा नहीं है। माँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं किसी और को कह दूं या भाई को बोल दो ना, वो रखाएगा चक्की पर गेहूं। आपको अपनी फूल सी नाजुक सी बेटी को ये सब काम कहते हुए शर्म नहीं आती? और तुझे काम निकलवाने के लिए लोगों को जान और फिर भाईजान बनाते हुए शर्म नहीं आती? अच्छा ठीक है, और फिर से ताने मत मारो, अभी आपका काम कर देती हूँ। अब ऐसे ही कुछ समय बाद मोहिनी अपने ही मोहल्ले के राजेश को बुला कर लाती है और उसे चक्की पर गेहूं पिसवाने के लिए गेहूं रखने के लिए कहती है, जिस पर राजेश मोहिनी से कहता है, मैं गेहूं चक्की पर रखवा कर आऊंगा, लेकिन आटा पीसने तक का वेट नहीं कर सकता, मुझे और भी काम है। राजू प्लीज ना, सुबह के लिए आटा नहीं है और माँ मुझ पर गुस्सा करेंगी, मान जाओ ना जान। मोहिनी, क्या बोली तू? राजू और जान भी? फिर तो तुम्हारा काम करना ही होगा। अब राजेश भी मोहिनी की प्यारी प्यारी बातों में आ जाता है और घंटों बाद चक्की से गेहूं पिसवा कर ले आता है और आते ही मोहिनी से कहता है, तुम सामने से हटो ना, मैं रखता हूँ, किचन तक बताओ, किचन कहाँ है? राजेश अब उस आटे की बोरी को किचन तक रख कर आता है। उसके बाद मोहिनी को देखते हुए कहता है, अच्छा तो मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। मैं जाऊँ क्या? कुछ कहना है मोहिनी? मैं जा रहा हूँ, देख लो तुम। हाँ रे जाना, तू काय को दिमाग खा रहा है? अरे भाई निकल भी अब। कैसी लड़की है डायन, काम निकल गया तो धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब अगले दिन सरला घर का काम छोड़कर मोहिनी से कहती है, आज मुझे मौसी से मिलने जाना है, तो शाम में आने तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। इतना कहने के बाद सरला घर से निकल जाती है। सत्यानाश, घर से जाते जाते भी माँ को चैन नहीं है, अब मुझे घर का इतना सारा काम करना पड़ेगा। सरला के जाने के बाद मोहिनी काम देखकर तो अपना सर पीट लेती है, लेकिन तभी मोहिनी के बॉयफ्रेंड मोहित का फोन आता है
और मोहिनी को अपने बॉयफ्रेंड के फोन से एक धाकड़ आइडिया आता है और मोहिनी फोन उठाते ही अपने बॉयफ्रेंड से कहती है, आज मैं तुझसे मिलने नहीं आ सकती क्योंकि घर पर ना मम्मी नहीं है, और तुम आ सको तो 15 मिनट में घर पहुंच जाना। इतना कहने के बाद मोहिनी फोन काट देती है और करीब 10 मिनट बाद ही मोहिनी का बॉयफ्रेंड मोहिनी के घर आता है और मोहिनी अपने बॉयफ्रेंड को कहती है, बेबी घर में इतना सारा काम है, तो पहले काम बाद में रोमांस। तो सबसे पहले ना तुम किचन साफ कर दो, उसके बाद कपड़े धोकर पोछा लगाना। इतना तो कर दोगे ना तुम? अब मोहित भी मोहिनी के कहने पर बर्तन, झाड़ू, पोछा और कपड़े धो देता है और इसमें करीब 2 घंटे बीत जाते हैं। अब जैसे ही मोहिनी देखती है कि मोहित ने घर का सारा काम कर दिया है, तब मोहिनी मोहित से कहती है, बेबी अब तुम्हें जाना होगा क्योंकि मम्मी बस नीचे गली में खड़ी है। अब तुम कैसे जाओगे मुझे नहीं पता, प्लीज अभी जाओ यहाँ से। मोहिनी का ये रवैया देखकर मोहित भी खुद से कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। एक तो साला इतना काम भी करवा लिया और जब रोमांस की बारी आई तो मुझे कहती है माँ आने वाली है। अरे इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। अब देर शाम सरला जब घर आती है तो घर आते ही सरला मोहिनी से कहती है, घर तो बहुत अच्छे से चमकाया है, तूने ही साफ किया है या फिर किसी और को बुलाया था? माँ मैं आपको इतनी कमजोर लगती हूँ, ये सारा काम ना मैंने ही किया है, तो प्लीज मुझे ना काम छोड़ दो, आइंदा से मत ही कहना। अच्छी बात है, आज ही मौसी से तेरे रिश्ते की बात करके आई हूँ, शादी के बाद तो तुझे ये सब करना ही है। अब सरला अपने फोन में उस लड़के की फोटो दिखाते हुए मोहिनी से कहती है, देख मोहिनी, यही लड़का है, स्मार्ट तो बहुत है, बाकी अगर तूने इसे भी रिजेक्ट किया तो किसी काले से लड़के से तेरी शादी करवा दूंगी। लेकिन मैंने कब कहा कि लड़का बुरा है, मैं तो शादी के लिए राजी हूँ। अब ऐसे ही समय बीतता है और मोहिनी को लड़के वाले देखने आते हैं। खुद लड़का भी अपनी माँ के साथ आता है और तो और मोहिनी अब उस लड़के को इम्प्रेस करने के लिए सलवार सूट और काला चश्मा लगाकर चुन्नी माथे पर डालकर एंट्री करती है। तभी लड़का अपनी माँ के सामने मोहिनी को कहता है, जी आपका नाम पूछने से पहले मैं बस ये कहना चाहूंगा कि आपका जो फैशन है ना बहुत ही बहन जी टाइप का है। सॉरी, हम इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। क्या कहा? मेरा फैशन ओल्ड है, वो भी बहन जी टाइप? वो तो शुक्र मनाओ जो मैंने तुम्हें हाँ किया, वरना तुम्हारे जैसे लड़के तो रोज लड़कियों के पीछे भागे फिरते हैं। जबान को संभाल के बात करो, मैं अभी तुमसे तमीज से बात कर रहा हूँ। तमीज की तो तुम बात ही मत करो, यहाँ सारे मोहल्ले के लड़के मोहिनी को अपनी जान मानते हैं और तुम जैसे भाईजान टाइप लोग ना मुझे बहन जी टाइप कह रहे हो। अभी के अभी मेरे घर से निकल। मोहिनी चुप कर जा, तमाशा करने की जरूरत नहीं है। माँ मुझे इस भाईजान से शादी नहीं करनी, इससे कहो अभी के अभी यहाँ से निकले। मुझे इसने बहन जी टाइप कैसे कहा? अनुपमा सुबह की आरती के समय कान्हा जी से प्रार्थना करते हुए बोलती है, कान्हा जी हमारे परिवार वालन और सगे संबंधियों का ध्यान रखना। हमारे के इतना अच्छा परिवार दिए हो, अम्मा जी, ससुर जी, सभी लोगन बहुत अच्छे हैं। बस ऐसे ही अपन कृपा बनाए रखा। अनुपमा कान्हा जी की आरती के साथ पूजा खत्म करती है। अनुपमा रोज की तरह अपने दिन की शुरुआत करती है। सबके लिए चाय बनाती है। अनुपमा अपनी सास शीला के पास जाकर बोलती है, अम्मा जी महाशिवरात्रि आ रही है, तो काहे ना हम सबन महाशिवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मनाए। आपका कहत हो? हाँ, ये बात तो तू एकदम ठीक कह लो। फिर राज भी तो शिवरात्रि के दिन उपवास रखत है। हाँ अम्मा जी, यही खातिर बोलिए कि का अलग करे महाशिवरात्रि पर। फिर हम भी उसी हिसाब से तैयारी शुरू करी है। ज्यादा दिन भी तो नहीं है। ई शिवरात्रि तो और भी खास हुई बहुरिया, काहे से कि हमरा बड़का बिटवा भी तो लौट रहल है। नलीन के आने से घर में रौनक आ जाइले। हाँ अम्मा जी, ई बार तो नलीन यहीं रही है। पढ़ाई जो पूरी हो गई, कान्हा जी अपन कृपा ऐसे ही हमारे परिवार पर रखे। ठीक है अम्मा जी, फिर हम तैयारी करत हैं। बताएं का करें? हम तो बस इतना कह रहे हैं कि कुछ अलग कुछ खास होने के चाहिए। बाकी जिम्मेदारी तो हार बा, का करने का है का नहीं। बस कोनो मदद चाहिए तो अमरिया राखी के बोला दही। ठीक है, हम सब तैयार ठीक से करी हैं। यहाँ अनुपमा आने वाली शिवरात्रि के लिए बहुत खुश थी। तो वहीं राज अपने ऑफिस के कैबिन में बैठकर काम कर रहा था। तभी उसके पास भाव्या आती है और वो राज से कहती है, वी बस भी करो ना, जब देखो तब काम करते रहते हो। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है तुम्हारे साथ घूमने जाने का। इतना टाइम हो गया, बस हम साथ में मीटिंग में ही गए हैं।
भव्या, तुम्हें तो पता ही है एक नया प्रोजेक्ट मिला है और उसकी डेडलाइन भी आने वाली है। अभी हमारे लिए कहीं घूमने जाने से अच्छा है कि पहले हम काम खत्म कर लें, ये ज्यादा जरूरी है। मुझे तो कभी कभी खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि मैं मना भी क्यों रही हूँ तुम्हें। तुम सारा दिन काम में लगे रहते हो या फिर अपनी सो कॉल्ड वाइफ के पास चिपके रहते हो। बस मुझे अपने ऑफिस में रखने के लिए प्यार किया है क्या? ये तुम कैसी बात कर रही हो भव्या? और तुम्हें पता है अनुपमा के पास जाने में भी मुझे कितनी ज्यादा मसालों की बदबू आती है, और तुम ये बोल रही हो कि मैं उसके पास चिपका रहता हूँ। बुरा लग रहा है तुम्हें, लेकिन ये सच ही तो है। अब शिवरात्रि आने वाली है और तुम हर बार की तरह ये वाली शिवरात्रि भी अपनी बीवी अनुपमा के साथ ही मनाओगे और मैं वहाँ मेहमानों की तरह खड़ी एक कोने में तुम्हें देखती रहूंगी। भव्या, तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी तुम ऐसी बात कर रही हो। शिवरात्रि की पूजा जोड़े में होती है और सबके लिए मैं अनुपमा का पति ही हूँ। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, तुम अगर मुझे मनाना चाहते हो तो मैं तुमसे कुछ मांगना चाहूंगी। बताओ, दोगे मुझे? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अगर मैं दे सका तो जरूर दूंगा और नहीं पाया तो कोशिश तो जरूर ही करूंगा। कोशिश नहीं, मुझे प्रॉमिस चाहिए कि मैं जो मांगूंगी वो तुम मुझे दोगे। अच्छा बाबा, प्रॉमिस, तुम जो कुछ भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें? इस बार की शिवरात्रि की पूजा में मैं तुम्हारे साथ बैठना चाहती हूँ। प्लीज भी मना मत करना, मेरा बहुत मन है इस बार की पूजा में तुम्हारे साथ बैठकर पूजा करने का। लेकिन भव्या, ये मुमकिन नहीं है। मेरे बच्चे हैं, उन्हें पता चल गया तो क्या होगा भव्या? तुम्हें अपनी अम्मा, बाबूजी, बच्चों, यहाँ तक कि अपनी उस अनचाही पत्नी अनुपमा तक की भी फिक्र है, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र नहीं। मैं कुछ बोल देती हूँ तुम्हें तो तुम्हें तुम्हारा परिवार याद आ जाता है। नहीं भव्या, ऐसा नहीं है। तुम खामखा ही गुस्सा कर रही हो और तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? हमेशा मैंने ही प्रॉमिस किए हैं, लेकिन अब नहीं। अगर तुम मुझे सच में प्यार करते हो ना वी, तो इस बार की शिवरात्रि की पूजा में तुम मुझे अपने साथ बैठाओगे। भव्या, बात को समझो ना, ये मुमकिन नहीं है। नहीं वी, इस बार तुम मेरी बात को समझो। हर बार सब तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकता कि बीवी और गर्लफ्रेंड दोनों साथ में खुश रहे। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी, समझे? भव्या, मेरी बात तो सुनो। हम कहीं बैठकर आराम से बात करते हैं ना इस बारे में। भाव्या राज की बातों को अनसुना करके वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। अनुपमा अपने पति की इस हरकत से बिल्कुल बेखबर थी और न ही अनुपमा के परिवार में किसी को कुछ पता था, और ये सब काफी समय से चल रहा था। अनुपमा घर को सजाने का सामान लेकर आती है तो राखी वहाँ आकर कहती है, मम्मी, मैंने आपको बोला था मेरे लिए चॉकलेट मिल्क शेक बनाने के लिए, आपने बनाया नहीं अभी तक। अरे बाप रे, सॉरी राखी, मैं बाकी काम के चक्कर में भूल गई। मैं अभी बना देती हूँ, बस 5 मिनट का समय दे। मम्मी, अब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ, तो अब आप बोल रही हो? लेकिन राखी बेटा, तूने तो बताया ही नहीं कि तू अपने दोस्तों के साथ जा रही है। मैं तेरे लिए कुछ बना देती, लेकिन कोई बात नहीं, मैं लिट्टी चोखा और खुरमा पैक कर देती हूँ, मतलब देती हूँ। नहीं, दोस्तों को खिला दियो। मम्मी, मैं दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रही हूँ और आप बोल रही हो कि मैं वहाँ ये सब लेकर जाऊँ? हाँ तो क्या दिक्कत है, भूख भी नहीं लगेगी और घर का खाना भी हो जाएगा। तुम आजकल के बच्चों को भी ना बस बाहर का खाने की आदत हो गई है। रुक 2 मिनट, मैं अभी लाती हूँ। सच में पापा गलत नहीं बोलते हैं, आप में दिमाग ही नहीं है। आपको पता भी है थिएटर में कुछ खाने पीने को नहीं लेकर जाते हैं, जो भी खाना होता है वो खुद से खरीद कर ही खाते हैं। सॉरी, वो मुझे पता नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं ना, रास्ते में खा लियो। वैसे भी तूने कुछ खाया नहीं है, भूख तो तुझे लगी रही होगी ना, खाते खाते चली जाना। मम्मी, मैं यहाँ आपसे लिट्टी चोखा और खुरमा नहीं लेने आई हूँ, मैं यहाँ आपसे पैसे लेने आई हूँ। पैसे दे दो, पापा से सुबह पैसे लेना भूल गई थी, मुझे लेट हो रहा है, जल्दी से पैसे दे दो। ठीक है, देती हूँ। अच्छा ये बता दे कौन कौन से दोस्त जा रहे हैं, और उन दोस्तों के फोन नंबर भी दे दे। मम्मी, फोन नहीं फोन, और वो मेरे दोस्त है, ना कि कोई चोर जो आप उनका नंबर पूछ रही हो। और हाँ, प्लीज आप ना मेरी जासूसी करना बंद करो, मुझे नहीं पसंद है कोई इतना मुझसे पूछता रहे। मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि कहीं कोई मुसीबत में ना पड़ जाए। तेरे दोस्तों का नंबर होना चाहिए ना मेरे पास, वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेफ्टी के लिए। मम्मी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आपको मेरी सेफ्टी करनी पड़े, मैं अपनी सेफ्टी खुद कर सकती हूँ। आप मेरे टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से पैसे दे दो, जाना भी है मुझे, मेरे दोस्त वेट कर रहे होंगे। राखी की कड़वी बातें अनुपमा को बहुत बुरी लगती है, लेकिन अनुपमा किसी भी बात का बुरा नहीं मानती। पर राखी को पैसे देकर काम में लग जाती है और काम करते करते शाम हो जाती है। शाम होने के बाद राज थक कर घर आता है। अनुपमा राज के लिए पानी का ग्लास लेकर आती है और बोलती है, लीजिए पानी। अरे अनुपमा, सर में बहुत दर्द हो रहा है, 1 कप चाय बना दो कड़क। अचानक से सर दर्द हो रहा है, कछु मतलब
कुछ खा लिए थे क्या गलत? अरे यार अनुपमा, समझ नहीं आता है क्या तुम्हें? जितना बोल रहा हूँ बस उतना करो। जाओ एक कप चाय लेकर आओ, और हाँ थोड़ी जल्दी लेकर आना, ठीक है? जी अभी नहीं लेकर आती हूँ। कुछ देर में अनुपमा चाय बनाकर लाती है और राज को देती है। राज को थोड़ा ठीक लगने लगता है तो अनुपमा कहती है, सुनिए ना, इस बार की शिवरात्रि के लिए अम्मा जी और मैंने कुछ अलग करने का सोचा है। अगर आपके मन में कुछ अलग हो तो बता दीजिए। मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है कि शिवरात्रि कुछ अलग ही होगा। कहीं भव्या गुस्से में आकर कुछ ऐसा वैसा तमाशा ना कर दे जो मुझे बहुत भारी पड़े। क्या हुआ, आप कुछ बोल काहे नहीं रहे? नहीं कुछ नहीं, तुम लोगों को जैसा ठीक लग रहा है वैसा कर लो, मैंने कुछ नहीं सोचा। हर बार तो महाशिवरात्रि के लिए आप ही सबसे ज्यादा उत्साह में रहते हैं, तो क्या हुआ इस बार? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? मैं अभी अभी ऑफिस से आया हूँ और तुम हो कि सवाल पे सवाल किए जा रही हो। राज अपना गुस्सा अनुपमा पर निकालकर अपने कमरे में चला जाता है। राज को ये डर सता रहा था कि शिवरात्रि में कोई तमाशा ना हो जाए, और अनुपमा को महाशिवरात्रि के दिन की बहुत खुशी थी।